बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को मैं खुश आमदेद कहूँगी। फाइनली वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अपने हालिया दौरे के बाद जब वतन वापस आए हैं तो बड़ी डिटेल्ड उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तमाम सवालों के उन्होंने बड़ी तफसील के साथ जवाब दिए हैं, मगर इसके साथ साथ उनकी जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आई वो बड़ी ही पुरएतमाद थी, बड़े वो कॉन्फिडेंट नज़र आए। हर सवाल का उन्होंने तफसील से जवाब दिया, मगर इसके साथ साथ ये दौरे में उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान को जिस आलमी तन्हाई का शिकार इमरान खान साहब या उनकी गवर्नमेंट ने किया था, पाकिस्तान को फाइनली उससे बाहर हम निकाल कर लेकर आए हैं और दुनिया ने वेलकम किया है पाकिस्तान को। इस दौरे में दुनिया ने वेलकम किया है उनकी गवर्नमेंट को। क्या वाकई ये वजह है या कुछ और वजूहात है, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ इसहाक डार साहब की वतन वापसी की खबर, उनका पाकिस्तान में आना और फिर सेनेटर का हलफ उठाना, तब से अब तक चंद घंटों के दौरान डॉलर को लगाम आई है। डॉलर पीछे गया 8 से 9 रुपए। क्या मार्केट ने अपना रद्द अमल दिया है या फिर तहरीक इंसाफ के जो सीनियर क़यादत या लीडर हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं या इल्ज़ाम लगा रहे हैं डॉलर के पीछे जाने की वजूहात बता रहे हैं, उनमें कोई सच्चाई है? अब देखना ये होगा कि जिस मईशत या बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इसहाक डार साहब वतन वापस आए हैं या वो दावे कर रहे हैं मईशत को संभालने के, उनमें वो पूरा उतर सकेंगे या नहीं उतर सकेंगे। एक और अहम मामला ये है, तमाम पूरे पाकिस्तानी कौम की नज़र उसके ऊपर थी कि जो ऑडियो लीक्स आई सामने प्राइम मिनिस्टर हाउस से, उसके ऊपर कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी का एक इजलास तलब किया जाएगा और इन मामलात को देखा जाएगा कि ये किस तरह से हुआ, कौन इसका जिम्मेदार है। अब इस इजलास को मौखर कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। उसकी वजह क्या है और जो आला सतह कमेटी बनाई गई है, क्या वो काफ़ी है या फिर इजलास होना और इसकी तह तक पहुंचना बेहद ज़रूरी था? मैं अपने पैनल का तारुफ भी आपके साथ करा देती हूँ। इस पूरे मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए सीनियर तजियाकार और या मकबूल जान साहब मौजूद होंगे। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। इनके हमरा सीनियर तजियाकार ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद होंगे जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सर आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। ज़फ़र हिलाली साहब की तरफ मैं जाऊँगी, मगर उससे पहले आर्य साहब आपसे, आपने देखा होगा कि फाइनली हम हमेशा मिस करते हैं इस चीज़ को कि शहबाज शरीफ साहब कब आएंगे, एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको क्या लग रहा है, दौरा वाकई इतना ज़्यादा कामयाब हुआ कि जितनी उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें पूरा एतमाद नज़र आ रही थी? देखिए, फरवरी से लेके अब तक जो इंटरनेशनल सीन है, उस सीन में तन्हाई और अदम तन्हाई का कोई तस्वर ही नहीं है। जो बाइडन और पुतिन दोनों इस वक्त अपने अपने हवाई ढूंढने में लगे हुए हैं। जो बाइडन साहब अफ्रीका गए थे, उन्होंने मिस्र गए थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका के मुल्कों को कहा, बाकी मुल्कों को कहा कि तुम रूस से अपनी तिजारत ख़त्म करो और रूस से तेल लेना बंद करो। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सबसे पहले जाके आप उसको बोलो यूरोप को कि जो तेल ले रहा है, जो गैस ले रहा है, हमें क्यों बोलते हो, ये दोगली पॉलिसी बंद करो। उसके बाद पुतिन साहब जो थे वो इस तरफ निकल गए, वियतनाम की तरफ, बाकी जगहों पे, और ये जो बाइडन साहब थे सऊदी अरब में आ गए और उनको रेड कारपेट की जगह उन्होंने पर्पल कारपेट बिछा के कहा कि पता चले कि हम तुम्हें रेड कारपेट नहीं दे रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि आप तेल ज्यादा पैदा करना शुरू करें ताकि रशिया की तेल की मार्केट डाउन। उन्होंने इनकार कर दिया। उल्टा उन्होंने इसके अंदर ओपेक के अंदर रूस को भी आके इजाजत दे दी कि वो तो भी बैठा करे और 3 बड़ी कंपनियों में वहां इन्वेस्टमेंट कर दी। अब गिने चुने कुछ मुल्क अमेरिका के खाते में रह गए थे यूरोप के बाद, जिनको उन्होंने अपने साथ लगाना था। पाकिस्तान पुराना 1951 से लियाकत अली खान के ज़माने से चला आ रहा है। लियाकत अली खान साहब जब पहली दफ़ा गए थे ना वहाँ, तो उन्होंने अमेरिका से जहाज़ मांगा था, कहा था हमें जहाज़ दें, हम उस जहाज़ में अमेरिका जाना चाहते हैं। और वो राना लियाकत अली खान जो थे को 15-16 दिन का टूर था, 20-25 दिन वहीं रह गए थे और मजीद फिर उसी जहाज़ में कनाडा गए थे, फिर उसी जहाज़ में इंग्लैंड गए थे, फिर उसी जहाज़ में वापस आए थे और फिर उसके बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ज़फ़र हिलाली साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं सारे सिनेरियो को। तो हमें तो जनाब हमें तो उन्होंने किसी न किसी जगह जाना था। आलमी तन्हाई मामला वहां होता है जहां आपको कोई पूछ ना रहा हो। आज से इमरान खान के जमाने में से पहले वो उन्होंने तय किया हुआ था कि हमारी अब लड़ाई वाघा से लेके सिडनी तक होगी और वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की। तो ये जो कॉन्फिडेंस की सूरत हाल बनाई जा रही है,
ये कुछ भी नहीं है। अमेरिका को हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, वो वहां पर घूमते फिरते आए। जहां तक चाइना और रशिया का तल्लक है, जाहिर बात है उनकी भी एक टग ऑफ वॉर चली हुई है, उन्होंने एक फोटो सेशन तो करवा लिया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो सारा ML1 का जो मंसूबा जो है वो सारे का सारा उन्होंने अफगानिस्तान शिफ्ट कर दिया। परसों अफगानिस्तान में वाखान कॉरिडोर से बाकायदा ट्रेन आई है और ट्रेन जो है वो बल्ख के सूबे तक आगे तक पहुंची है, जहां अफगानिस्तान में कभी रेलवे लाइन नहीं होती थी, वो कल उन्होंने इफ्ताह किया वहां पर जाके। बल्कि अफगान का पटरी बिछ गई और रेलवे लाइन, पाकिस्तान थोड़ा है कि जहां पर अपना एक्निक के इजलास और बाकी चीजों के इजलास, उन चीजों में फंसे रहेंगे, प्लानिंग डिवीजन के अंदर फंसे रहेंगे और कभी हम कहेंगे जाना है कभी नहीं जाना। बल्कि चाइनीज तो कहते थे कि हम तो शायद खाकान अब्बासी के जमाने से बोरिया बिस्तरा गोल करके मायूस होकर चले गए थे कि पाकिस्तान ने कभी ढंग के फैसला नहीं करना, ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं। चमगादड़ की तरह की फॉरेन पॉलिसी हमारी, इसको भी कहते हैं तुम्हारे साथ हो, उसको भी कहते हैं हमारे साथ हो। अब मामला इस दुनिया का और तरह का हो चुका हुआ है। दुनिया अब टोटली 2 ब्लॉक्स में तकसीम होती चली जा रही है और दुनिया इस वक्त कह रही है कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो नॉक कर रही है। ऐसे में कहना कि हम तन्हाई दूर हो गई है, ये बड़ा मजाक लगता है। सही है, ठीक है। लेकिन आपने जो रशिया की, चाइना की, अमेरिका की बात की औरिया साहब, जफर इलाही साहब, पाकिस्तान के लिए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी क्योंकि हमें अपने ताल्लुकात को बैलेंस में रखना होगा। क्या हम बैलेंस कर पाएंगे? हम नहीं कर सकते बैलेंस, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या हमने कोल्ड वॉर के ज़माने में अपना बैलेंस किया था? बिल्कुल नहीं। हम तो अमेरिकन के एलाई बन गए थे। सेंटो, सीटो और बायलैटरल अलायंस, हर चीज़ में हम अमेरिका के साथ खड़े रहें और अमेरिका ने हमें इमदाद भी दिया। पैटर्न टैंक्स आए, इस किस्म के मिसाइल्स, F-16, ये वो। तो देखिए, पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है। पाकिस्तान का दुश्मन जो है उसके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो 4 गुना, उसके नेवी जो है 8 गुना और उसके एयरफोर्स जो है 6 गुना हमारे से बड़े हैं। हमें हर सूरत में वी वांट अ गुड फ्रेंड, और अभी हमें पता चल गया है कि हमारा अच्छा दोस्त कौन है। और अगर अभी तक हमें ये नहीं पता चला है तो हम बुद्धूज। हमारा दोस्त है चीन और अमेरिका नहीं। अमेरिका हो गया है हमारे दुश्मन का दोस्त। उन्होंने हमें बता दिया है, उन्होंने अपने एक्शन से और जो नया क्वाड पैक्ट जो हुआ है उससे बता दिया है कि हिंदुस्तान इज अ मेजर नॉन नेटो एलाई और पाकिस्तान जो है उनके साथ सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके साथ अपॉर्चुनिस्ट इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं, जिधर जरूरत पड़े वो आके हमारे से बात करते हैं। तो क्या हम इस रिलेशनशिप के लिए हम चीन को छोड़ देंगे? हम चीन को इग्नोर करेंगे? नो। मगर हमारे मुल्क में, आई एम सॉरी, एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी है और ये एक और लॉबी है, वो है अमेरिका में। बड़े अच्छे लोग हैं वो, हम वतन, बड़े पेट्रियाटिक पाकिस्तानीज हैं, मगर वो चाहते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो, इतना अच्छा हो कि टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स। मगर ये गलत बात है। मेरे ख्याल में हमें फिर सिलेक्शन करना पड़ेगा। हम नॉन अलाइंड नहीं रह सकते। हमारे खिलाफ जो पावर्स जो खड़े हुए हैं, इजराइल, अमेरिका, इंडिया, वो बहुत ताकतवर है और जिधर से हमें इमदाद मिलेगी, जिधर से हमें जेन्युइन फ्रेंडशिप मिलेगा, हम उनके साथ खड़े होने चाहिए। अच्छा, और वो है चीन। चाइना के साथ आप समझते चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतरीन रहने चाहिए? ठीक है, ठीक है। और क्या मकबूल जान साहब, और ये साहब, अभी ये जो तमाम तर चीज़ें चल रही हैं, ऑडियो वीडियो लीक्स के हवाले से मैं बात करूंगी, मगर उसके पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बात की, उसके ऊपर भी हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की कि हमारी खारजा पॉलिसी को पिछली हुकूमत ने तबाह किया, हमारा बेड़ा गर्क पिछली हुकूमत ने किया। पिछली हुकूमत के बारे में गैर मुल्की दौरे पर मुझे जो जो अल्फाज कहे गए खान साहब से मुतालिक और उनकी गवर्नमेंट से मुतालिक, अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो आप सब लोगों के पसीने छूट जाएंगे। हम तो समझे थे कि हम तो सर उठा के जीना सीख गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो एक डिफरेंट स्टोरी सुना रहे हैं हमें। देखिए, पहली बात तो यह है कि उन्हें अल्फाज सुना देनी चाहिए। ये जो है ना गू मगू वाली सूरत हाल, ये गलत होती है। अगर उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने एक नेगेटिव रिमार्क्स पास किया है तो ये बुनियादी तौर पर उस नेगेटिव रिमार्क्स को पास, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस मुल्कों के हवाले से उन्होंने बात की है, जहाँ की है, अब वो बात तो
पता चल गई ना कि एक बात हुई। नेगेटिव रिमार्क बता दें, मुझे अंदाजा है कि नेगेटिव रिमार्क इस तरह के नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सऊदी अरब हो या इंग्लैंड हो, ये दोनों मुल्क जो हैं, जाहिर बात इसी जगह पे इन मुल्कों के अंदर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो बुनियादी तौर पर उनके एक जिसे कहें स्टूज के तौर पे रहते रहे, पनाह गजीन के तौर पे रहते रहे। जैसे ईदी अमीन उठ के वहां आके ठहरा था, वैसे ये ठहरे हुए थे। अब इंग्लैंड के अंदर आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड के अंदर इनके स्टेटस क्या है? क्या ये वहां पर उसके इंग्लैंड के वो एक पैरेलल एलाई है? नहीं है। ये इंग्लैंड के अंदर एक पनाह लिए हुए लोगों में से एक हैं जो वहां पर कारोबार करते हैं, पैसा दौलत इस मुल्क की जो है वो लूट के वहां लेके गए हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि दुनिया के अंदर जितने लोग भी, जितने भी इतने बादशाह दुनिया के अंदर गए हैं, या हुक्मरान गए हैं, या डेमोक्रेट लीडर गए हैं, या डिक्टेटर्स गए हैं, क्या उनको उन्होंने पैसा खर्च करने दिया? ये पिनोचे वहां पहुंचा था चिली का, ये मार्कोस पहुंचा था वहां से उसका अपना फिलीपीन का, यहां तक कि शाह ईरान की जो सबसे बड़ी उसकी इमारत थी वो पेरिस के अंदर 60 मंजिला उसकी इमारत थी। जब उन्होंने क्लेम करने पे आए, उन्होंने कहा जो उसके बेटे बेटे, तो उन्होंने कहा ये हमारे बाप की जायदाद है, हमें दे दो। तो उन्होंने कहा इसकी मनी ट्रेल निकालो, तुम कैसे लिया? ये तो तुम्हारी नहीं है, ये तो ईरानी पब्लिक की है। वो तो उन्होंने भाग के सरकार जब्त कर ली। तो ये अगर आप ये कहना कि वो कहते थे दुनिया जहान कहती है तुझको खल्के खुदा खायबाना क्या, अमेरिकन प्रेस देख लें, इंग्लैंड का प्रेस देख लें, दुनिया का प्रेस देख लें, आप मुझे ये बताइए कि क्या स्टेटस है, किन जगह पे गिने जाते हैं वहां लोग? वो जो जहां जिक्र होता है करप्ट हुक्मरानों का, जहां जिक्र होता है इस बात का कि ये लोग पैसा चोरी करके लेके आए, जहां जिक्र होता है इस बात का कि दे आर फ्यूजिटिव लॉ, वहां इनका नाम आता है। इमरान खान का नाम कभी इंटरनेशनल प्रेस में आया इस तरह का? बिल्कुल मुख्तलिफ आता है, उसका इमेज ही इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो एक बात तो यह है कि आपके लफ्ज पे कोई यकीन नहीं करता। क्या वो इंटरनेशनल प्रेस अंधा है? क्या राइटर्स अंधा है? क्या उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट अंधा है? न्यूयॉर्क टाइम्स अंधा है? बाकी लोग अंधे हैं? वो इमेज इनका जानबूझ के इनसे कोई दुश्मनी है कि इनका गलत इमेज पेश करते हैं, इमरान खान का बेहतर इमेज पेश करते हैं? असल मसला यह है कि कहने को कुछ नहीं है। अब मसला यह है कि हज़ार बात है, कहने को जब कुछ नहीं है तो कुछ। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है फॉरेन पॉलिसी का, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है ये किसी हुक्मरान की ताबे नहीं रही जो इलेक्टेड तौर पे जीत जूत के आता हो। ये बड़ा मिक्सचर कुछ 30-40 साल से बड़ा एक मिक्स किस्म का अफेयर बन चुका हुआ है। ये हमारी सिक्योरिटी के अदारों का भी जाहिर बात है उनका फॉरेन पॉलिसी से बहुत बड़ा ताल्लुक है, फिर यहाँ के लोगों का भी और बहुत सारी चीजों, इंटरनेशनल फैक्टर, सारा कुछ जो फॉरेन ऑफिस के लोगों से कभी आप बात करें, हिलारी साहब खुद जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें असरअंदाज होती रहती हैं। और बात उनकी वो ठीक है कि एक बहुत बड़ी लॉबी है कि जो हमें झुका के अमेरिका का गुलाम बनाना चाहती। सही, ठीक है। इमेज की आपने बात की है ज़फ़र अलारी साहब, ये ऑडियो लीक्स आई थी तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये सब कुछ लीक हुआ तो पूरी दुनिया के सामने हमारा इमेज बहुत बुरा गया। फिर कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुलाया जाएगा और बड़ा सेंसिटिव मामला था, पोस्टपोन क्यों कर दिया गया? क्या मामला पोस्टपोन करके एक कमेटी तक रखा जाए ये मुनासिब था, या आपको लगता है कि इजलास होना चाहिए था, पता चलना चाहिए था, इसकी तय तक जाना चाहिए था कि कौन मुलविस है इसके अंदर? देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि इतना इम्पोर्टेंट है कि कौन मुलव्विस था। वो पकड़े जाएंगे, वो पता चल जाएगा। शायद पोस्टपोन इसलिए हो गया है कि वो पता चल ही गया है। अच्छा, मैं नहीं समझता वो इतना इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूं जो कहा गया वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो फिर रिवील करता है किस किस्म के लोग हैं जो आके हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। सोचिए उन्होंने क्या कहा, सोचिए उन्होंने किस किस्म की जहन, उनकी माइंडसेट क्या है। क्या ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी है? आप सब सोच सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि अपना जो पॉलिसी है उसको तुम अकेले नहीं बदल सकते, यू हैव टू बी इन कैबिनेट टू चेंज दैट पॉलिसी। मगर तुम अभी अकेला कह रहे हो कि दार आ जाएगा तो मैं बदल दूंगा, आधी मशीनरी जो रह गई है हिंदुस्तान में उसको हम ला सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि इसलिए दार आ गया है और इसलिए वो एक गाड़ी निकाल के नवाज शरीफ के हवाले कर दिया है, शायद तोशा खाना से, पता नहीं किधर से, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर से। आप समझते हैं कि इट इज प्रॉपर?
कि उनको इंडियन मशीनरी आना चाहिए व्हेन देयर इज अ बैन ऑन ट्रेड विद इंडिया? या माने कानून तोड़े इसलिए कि वो ग्रैंडसन है इनका, या सॉरी सन इन लॉ है इनका? मैं तो ये पूछना चाहता हूं आपको, देखिए किस किस किस्म की बातें हुए हैं। वो कह रही हैं अपने चाचे को कि ये खत्म करो, ये है क्या कहते हैं हेल्थ कार्ड, ये बड़ा पॉपुलर किया है इनको, ये खत्म करो। और वो कह रहा है हाँ ये खत्म करेंगे। भाई गॉड, ये क्या बताता है भाई? ये तो बताता है कि आप कहते रहते हैं दिन रात के गरीबों के लिए कुछ करेंगे, दैट मीन्स यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ द पुअर। और भी बड़े ऐसे बातें हैं कि क्या ये मसलन मिसाल के तौर पे कि ईसीपी के सामने हम उन लोगों को निकालेंगे जो हम रेजिग्नेशंस को एग्जामिन करेंगे, और उन लोगों को निकालेंगे जो नवाज शरीफ इम्प्रूव करता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारी उनसे कहेंगे इनको निकालो और इनको नहीं निकालो, कोई बहाना बना दो कि ठीक से सिग्नेचर नहीं हुआ। मैं तो समझता हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन लीक किया, कौन था जासूस। अगर इतनी बड़ी बात है, आई थिंक यू विल बी एबल टू फाइंड दैट। सही। मगर इस किस्म के लोग जो हमारे हुक्मरान हैं, आई एम सॉरी, इट्स अनएक्सेप्टेबल। सही है, ठीक है, आपका पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है जफर इलाही साहब। मगर औरिया साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने आप को सेफ साइड पे या अपनी फैमिली को सेफ साइड पे इस तरह से उन्होंने आज किया कि इसमें मैंने ना किसी ने फेवर मांगी, ना मैं ये ऐलान कर रहा हूँ मैं फेवर दूंगा, ना मैंने कहा कि ऐसा कर लेंगे, हमने कहा सोचेंगे। और फिर जिस मशीनरी के हवाले से बात हो रही है, इमरान खान साहब के दौर में ही उसको इंडिया से मंगवाया गया था। अब ट्रेड बंद हो गई है, नुकसान हो रहा है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। देखें, पहली बात तो ये है कि फैमिली बिजनेस जो है ये प्राइम मिनिस्टर की लेवल पे डिस्कस कैसे हो रहा है। वेरी ट्रू। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, एक काम क्या हर एक को ये रायत देने के लिए मरीम नवाज का दामाद होना चाहिए, या उनका बेटा होना चाहिए, या उनका भांजा भतीजा होना चाहिए? क्या पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स है जिसने इंडिया से मशीनरी मंगाई थी? ये हमने सारी जिंदगी गुजारी है इन एनल्स के अंदर, 32 साल गुजारे हैं। क्या मेरा भाई भतीजा जो था वो इस तरह की कोई चीज लेके आता था और मैं जाके आके कहता था वजीर आजम को, वजीर आला को, भाईजान ये मेरा भतीजा ने फैक्ट्री लगानी है? ये स्टेट बिजनेस जो है ये रायवंड में कैसे पहुंच गया? ये रियासत का कारोबार जो है वो रायवंड से वजीर आजम हाउस में कैसे आ गया? दुरुस्त। उसको भी वैसे लाइन में लगना चाहिए जैसे पाकिस्तान के। ये है माइंड सेट इस मुल्क का जिसने इस मुल्क को तबाह किया। और फखर से कहते हैं खड़े होके, राना सनाउल्लाह भी फखर से कहता है हमने कोई गलत काम तो नहीं किया, इससे तो हमारी मासूमियत साबित हुई, इससे तुम्हारी मासूमियत साबित नहीं हुई, इससे तुम्हारा एटीट्यूड साबित हुआ कि तुम इस मुल्क के साथ करते क्या हो। तुमने इस मुल्क को फैमिली बिजनेस बनाया हुआ है। और फिर बाकी चीजें वो जो बाकी चीजें अब स्टेट अफेयर्स जो हैं वो ऐसे रन होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, 4 बंदे बैठेंगे और वो गुफ्तगू कर लेंगे, इसका इस्तीफा मान लो, इसका नहीं मान लो। मैं आपको बताऊं, एक सच्ची बात है जो मरीम नवाज के मुंह से निकली है, और वो यह है कि ये मिफ्ता इस्माइल को समझ नहीं आती ये बात कैसे कर लेता है। असल वजह है मिफ्ता इस्माइल बेचारा मासूम आदमी था, वो सच बोल जाता था। इन्होंने ट्रेनिंग झूठ की ली हुई है सारी जिंदगी। वो बातें करते करते कहता जी हमसे गलती हो गई। अब ये तो सारी जिंदगी इनका तो दिमाग खराब हो जाएगा इनको कोई कहे कि आप अपनी गलती माने। असल मसला बुनियादी तौर पे यह है कि ये जो पूरी की पूरी ऑडियो लीक्स हैं वो बताती हैं कि कारोबार सल्तनत कैसे चल रहा है इस मुल्क का, ये बिजनेस कैसे चल रहा है। ये बताती है कि आइन जाए भाड़ में, काबीना जाए भाड़ में, रूल्स जाए भाड़ में, 4 बंदे फैसले करेंगे, एक भतीजी, एक चचा, एक तौकीर शाह के साथ मैंने काम किया हुआ है, हम तो उम्र तो गुजारी हुई उनके साथ, एक तौकीर शाह और 1-2 और बंदे, 5वां बंदा और अगर किसी को शरीक करना चाहें तो कर लेंगे। ये बेसिकली तो वो जो होते थे ना उस जमाने में सैयद बरादरान, वो जो जब गवर्नमेंट चली गई, औरंगजेब आलमगीर चला गया था, तो तानाशाह दूसरे ये सारे बैठा करते, ये साथी किया करते। फैमिली बिजनेस, फैमिली एम्पायर। आप मुझे बताइए, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर की मेज के ऊपर बैठ के गुफ्तगू करता है,
कोई और गुफ्तगू उसको करना क्या चाहिए था? अगर ये हंसी के भाई सैलाब आ गया हुआ है, कहीं गंदम कहां से मंगवाएंगे, मसला बना हुआ है, तब पता चलता कि स्टेट बिजनेस हो रहा है। या आप कैबिनेट मीटिंग तो बुला लें कम से कम खुदा के लिए, और कुछ नहीं तो हमारे यहाँ अब क्या ताने वाला है, गंदम का खराब है, ये तो आपके निकल रहे। आपके यहाँ तो मसला जो है ये है हमारे मुल्क की तबाही की बुनियाद, जिसमें अवामी मसाइल नहीं है बल्कि अपने ज़ाती मसाइल को तरजीहात में रखा जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे। इसाक डार साहब, जिनके वतन वापसी के साथ ही हमने देखा कि डॉलर रुपये पीछे चला गया और जिसको लगाम आने के करीब है। अगर डार साहब को मईशत का ये ढांचा दुरुस्त करने के लिए लाया गया है तो फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये बात क्यों करते हैं कि कौम झोलियों उठाए और डॉलर के नीचे जाने के लिए दुआएं करे? एक ब्रेक से वापस आके इस पर बात करूंगी, मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। इसाक डार साहब की वतन वापसी के साथ ही मार्केट की तरफ से जो रिस्पांस आया वो हम सब लोगों के सामने है कि डॉलर को लगाम आना शुरू हो गई है। ज़फ़र लाली साहब, आप बताइए कि मईशत जितनी बिगड़ चुकी है उसको कितना संभाल पाएंगे इसाक डार साहब? को जादू की छड़ी चलेगी या फिर इसी तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे? जादू की छड़ी अगर इसके पास नहीं है तो ये कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इसका जो पॉलिसी है कि आप अपने फॉरेन रिजर्व्स को डॉलर रिजर्व्स को फेंकें मार्केट में और डॉलर का प्राइस कम रखें, इसलिए कि डॉलर को सस्ता रखना है। आपने सस्ता रखना है डॉलर का मतलब है कि आप इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहे हैं भाई और एक्सपोर्ट्स को पीनलाइज कर रहे हैं। क्या हो गया है? ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। इसलिए तो हमारा हालात ये है जो ये छोड़ के गए थे जब ये गए थे। मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। आप मुझे बताएं, 20 बिलियन डॉलर एक डेफिसिट है पाकिस्तान का हर साल। ये 20 बिलियन डॉलर किधर से आएंगे? आपके एक्सपोर्ट 21 बिलियन है, आपके रिमिटेंसेस चलिए 20 बिलियन कर दें, आपके इंपोर्ट्स 80 बिलियन हैं। किधर से आएंगे ये पैसे? अब आपके पास वो डॉलर रिजर्व्स नहीं है कि आप मार्केट में फेंकेंगे और उसका प्राइस डॉलर का सस्ता रखने के लिए। उसका मतलब है जैसे मैंने पैसे कहा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स बड़े चीप हो जाते हैं, इतने सस्ते हो जाते हैं कि लोग की आदतें फिर जाते हैं, वो इंपोर्टेड गुड्स पे चले जाते हैं। उनको 20-30% आप सब्सिडी दे रहे दूसरे लोगों का सामान अंदर लाने के लिए। तो ये जादू नहीं चलेगा इस दफे। 9 बिलियन डॉलर उन्होंने खर्चा था लास्ट टाइम। तो देखिए ये सब पॉलिसी, ये ही इज नॉट एन अकाउंट, आई एम सॉरी, ये इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये एक अकाउंटेंट है और कुछ नहीं है ये। तो मैं नहीं समझता कि ये कुछ कर सकता है, कुछ नहीं। हाँ, अब आपको मैं बताता हूं, ये गवर्नमेंट जो आई है ये अमेरिकनों की, चलिए आप अगर रेजीम चेंज मानते हैं या नहीं मानते हैं, मैं तो समझता हूं उनका बड़ा हाथ था, मगर बहरहाल ये समझे ये प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है। अमेरिका बड़ा खुश है कि वो आए हैं। वो नहीं चाहते थे, एक आदमी जो कह रहा था एब्सोल्युटली नॉट, तुम एयर स्पेस भी हमारा नहीं इस्तेमाल कर सकते अगर तुम जाके किसी और मुल्क के साथ जंग लड़ सकते हो। तो उस किस्म के आदमी की जगह पे ये बड़ा और ये मदद कर रहे हैं। एडीबी को उन्होंने कहा और दो, IMF को उन्होंने $2 बिलियन से बनाया, IBRD को उन्होंने कहा इनकी मदद करो। तो देखिए ये सब पैसे इनके आ रहे हैं। ये जब कहता है कि मैं कामयाब हुआ, ये कामयाब इसलिए हुआ कि वो अमेरिकन सेक्रेटरी, वो UN सेक्रेटरी जनरल आके उसने जो दंदोरा पीटा है, कहता है मैंने ऐसे फ्लड्स और ऐसे कैलामिटी हिस्ट्री में नहीं देखी है। वो एंजेला जोली जो आई थी, इनको कौन जानता है? शाहबाज शरीफ को, इनको तो कोई नहीं जानता। आप देखें कि जब तकरीर हो रही थी इमरान खान के, कितने लोग देख रहे थे? 4 मिलियन पीपल ने उसके तकरीर को सुना था। कितने लोग इसके तकरीर को सुने? 1-2 हजार, 10 हजार, 5 हजार? तो मैं कह रहा हूं इस आदमी को पता नहीं क्या इसको लगी है कि अपने आप को कंपेयर करता है विद द वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन। वो ही इज वेल नोन अब्रॉड, तो उसको लोग आते हैं सुनने के लिए। तुम किधर से कहते हो तुम्हारा बड़ा सक्सेसफुल, तुम जज करते हो विजिट सक्सेसफुल था, मगर मैं कहता हूं आई एडमिट कि इसलिए कि अमेरिकन इसको चाहते हैं, अमेरिकनों ने मदद की है इसकी, और भी मदद करेंगे। पहले सिर्फ 30 बिलियन दिया था, फिर विच वॉज लेस देन $1 पर इफेक्टी,
फिर उसने 50 कर दिया, अब मैंने सुना है 10 और दे दिया है, तो $60 मिलियन इनका बायलैटरल असिस्टेंस आया है। मगर यार ये आई एम सॉरी बट कोई खास मैं नहीं समझता हूँ। और दार के पास तो कुछ नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। अच्छा। और इसमें इनके पास तो ही डजंट इवन नो इकोनॉमिक्स, इनको तो कुछ नहीं आता है ना। सही। तो दार पे रिलाई करेंगे, इसलिए तो वो आया है। सही है, ठीक है। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, और ये सब इसहाक डार साहब के बारे में अमूमन ये तासुर जाता है कि जब भी वज़ीर ख़जाना रहे तो मुतनाज़ तरीक़ों से इन्होंने डॉलर को पीछे किया और रुपए की वैल्यू जो है उसको बरकरार रखने की कोशिश की मुतनाज़ तरीक़े से। अभी भी PTI ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ने उनके आने की खुशी में मार्केट के अंदर डॉलर पंप किया, जिसकी वजह से डॉलर पीछे चला गया। आपको लगता है वाकई ऐसा है या फिर ये मार्केट का रिएक्शन है? देखिए, पहली बात तो है कि इसहाक डार साहब दुनिया के उन शायद इक्का दुक्का लोगों में से होंगे कि जिनके बारे में वर्ल्ड बैंक ने, IMF में और बाकी आत्मी इदारों ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये झूठी फिगर्स पेश करते हैं जी। ये फच करते हैं जी। ये जो गवर्नमेंट के कागजों में कुछ और फिगर्स होती हैं और हमें कुछ और बताते हैं, और उन्होंने इनके सामने रख दी तो इनके तो माथे पे पसीना आ गया। पहली बात तो यह है कि ये जो डॉलर ऊपर होना, ये नीचे होना जो है ना, ये किसी भी माशरे की और किसी भी सोसाइटी की इकॉनमी का इसका कोई ताल्लुक नहीं। इसकी फोर्सेस ही कुछ और होती हैं जो प्ले कर रही होती हैं, और वो फोर्सेस जो हैं वो स्पेकुलेशंस के साथ चलती हैं। और जैसे दलाल साहब ने कहा आपने डॉलर पंप किया, उसके लिए आप मुझे ये बताइए, एक बैंक है बहुत बड़ा जिसको दुनिया के इस पूरे वर्ल्ड मॉनेटरी सिस्टम ने कायम किया, उसका नाम है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ये डिटरमिन करता है कि किसी मुल्क की गुडविल क्या है, गुडविल ऑफ द कंट्री। गुडविल कहते हैं उसके तमाम रिसोर्सेज के हिसाब से। और उसके बाद क्योंकि उससे पहले होता यह था कि डॉलर जो था वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे चलता था। 1973 में हुआ ये था कि जब उसने अपने निक्सन ने इसको बदल दिया था, क्योंकि फ्रांस ने डिमांड किया था कि हमारा $2 बिलियन का गोल्ड दे दो, तो अमेरिका ने तो गोल्ड खर्च किया हुआ तो कागज चला रहा था। तो उस कागज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, गोल्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 73 में इसको गुडविल ऑफ द कंट्री के साथ एसोसिएट किया गया, और साथ पेट्रोल की प्राइस जो है वो इसके साथ डाल दी गई। आप 50 अरब डॉलर खरीदते हैं, वो $1 लाख के अंदर अच्छी कागज स्याही में छप जाता है। आज तेल अगर पाकिस्तान के रुपए में बिकना शुरू हो जाए तो $1 के $100 मार्केट में आ जाए। तो ये बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जो डिटरमिन करती हैं। ये बैंक जो है ना, इसके मुताबिक नाइजीरिया जो है उसके पास 1.5 गुना ज्यादा तेल है सऊदी अरब से, वो उसकी करेंसी वीक है। आइसलैंड में घास नहीं उगता, उसकी करेंसी बहुत अच्छी है, वो बड़ी मजबूत है। तो इसके अंदर बहुत सारी फोर्सेस होती हैं। हम बड़े कहते हैं डार साहब आ गया, क्या डॉलर खत्म होने से जो नीचे भूख और नंग और लोगों के अंदर गुर्बत अफराद है वो खत्म हो जाती है? दरुस्त। क्या पाकिस्तान में इस डॉलर को ऊपर नीचे होने से क्या लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाता है? क्या बीमारियां खत्म हो जाती हैं? क्या कुछ नहीं बदलता? एक चीज नहीं बदलती। कुछ डॉलर्स के करेंसी के लोग होते हैं वो फायदा उठाते हैं, कुछ करेंसी के लोग वो उठाते। पाकिस्तान की इकोनॉमिस्ट का हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2,70,00,000 के करीब लोग हैं जब बैंक जाते हैं। 20 करोड़ लोग बैंक का दरवाजा नहीं देखते। ये उन 2,70,00,000 की ट्रांजैक्शन की बुनियाद पर पाकिस्तान का पूरा नक्शा बना के पेश कर देते हैं कि ये है। इनको पता नहीं होता को 20 करोड़ आदमी जो है उसकी अनबुक्ड इकोनॉमी क्या चीज है, कैसे चलती है, सस्टेनेबल कितनी है, कितनी शानदार है। गांव के अंदर एक आदमी जो है वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है, सिर्फ चंद रुपयों के लिए दुकान के पास जाता है। ना उससे खाने की जरूरत है, ना गंदम के लिए जरूरत है, ना सब्जी के लिए जरूरत है, ना मिर्चों के लिए जरूरत है, ना जुलाई से जूती खरीदने के लिए जरूरत है, ना कपड़ा खरीदने के लिए जरूरत है। हकीम की दवाई भी वो यहां तक हालत है कि वो साल के बाद गंदम के दाने आते तो हकीम को दे देता है। ये वो लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं चलता कि ऊपर क्या बदला और क्या नहीं बदला। आप पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं। फायदा हुआ होगा तो कुछ लोगों को होगा, कुछ लोग डूब गए, और इससे ऊपर नीचे होने से ये आपको अंदाजा नहीं है कि एक 2 रुपया जब सुबह ऊपर जो फॉरेक्स वाले जो काम करते हैं इसके अंदर 50 रुपए अगर आप किसी के डॉलर ऊपर नीचे होता है, एक आदमी को 5 करोड़ फायदा हो जाता है, दूसरा आदमी जो 5 करोड़ में डूब जाता है। इस तरह की गेमों पे इकोनॉमी नहीं चलती होती। मतलब यह है कि आपकी इस वक्त नेट सूरत हाल आपके यहां कहत आने वाला है गंदम का।
आपके गंदम का रिजर्वायर नहीं है। यूक्रेन से आप गंदम खरीदते थे, वो आपके पास खत्म होती चली जा रही है। आपके पास अब जो मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है इन शराब ददकान के लिए, आपके पास बीमारी 3-3.25 करोड़ लोग आपके खुले के अंदर पड़े हुए हैं। आप कुछ कर नहीं, आप 40 अरब बिलियन डॉलर आगे करेंगे क्या उसका? आप डॉलर चबाएंगे अगर आपके पास खरीदने के लिए कुछ ना हुआ, आप ले कुछ ना सके। सही है, आपकी बात सही है, लेकिन अभी तो मौसम भी बदल रहा है और ये सब अभी गैस बहरान भी सर पे आके खड़ा है, आवाम उससे भी मुश्किल में आएगी। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो परेशानी का बायस बनेगी। कौम एक और लिहाज से भी ज़फ़र इलाही साहब कंफ्यूज है। कभी हमारे वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि मैं आटा सस्ता करने के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा, फिर इसहाक डार साहब आते हैं, हमें पता चलता है कि डॉलर पीछे चला जाएगा। फिर आज वज़ीर आज़म साहब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कहते हैं कि कौम से मैं कहूँगा कि दुआ करें झोलियाँ उठा के कि डॉलर 100 रुपये पे आ जाए। ये कन्फ्यूजन किस बात की? पॉलिसी नहीं है क्या, सिर्फ बयानबाजी के ऊपर काम चलेगा? मेरे ख्याल में ये सीरियस नहीं था जब उसने कहा झोली उठा के कहें कि 100 रुपये पे आ जाएगा। क्या वो सीरियस था? आई डोंट थिंक सो। बड़ी संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने। ज़फ़र इलाही साहब बड़ी संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। अगर आई एम सॉरी, मगर अगर ये मैंने देखा नहीं था, मगर अगर ये संजीदा था तो फिर वाकई दुआ करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। देखिए, सीधी सादी बात ये है कि हम लोग साउथ एशिया में वी आर लास्ट। हमारा पर कैपिटा इनकम 500-700 डॉलर कम है बांग्लादेश से, इंडिया से। बांग्लादेश बल्कि ज़्यादा हो गया इंडिया से। देखिए, क्या मैं आपको बात बताऊं, किस किस्म की हमने हैंडल किया है अपनी इकोनॉमी को। आई मीन, ये हम इंडिया से शुगर मशीनरी ले रहे हैं। मैं खुद HMC की मशीनरी इंडोनेशिया को बेचा है। आज तक वो कॉन्ट्रैक्ट जो उस वक्त 1990 में $13 मिलियन का हुआ था, उस वक्त इंडोनेशिया ने हमारे से HMC की शुगर मशीनरी ली है। ये भाग रहे हैं इंडिया को शुगर मशीनरी लेने। क्यों भाई? और फिर इंडिया से एक्सपर्ट्स आते हैं इनके, और वो भी किस किस्म के वीजा पे आते हैं कि पूरा पाकिस्तान घूमते रहते हैं। आई मीन, आई थिंक दे आर अ सिक्योरिटी रिस्क। पहले सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कौन समझता है हमारे पॉलिटिशियंस को, क्या वो व्हेन आर दे सीरियस, व्हेन आर दे जोकिंग, मुझे नहीं पता। मगर इकोनॉमी का तो तबाहकुन हैंडलिंग हुआ है इकोनॉमी के। जब आप, माफ करिए, अमेरिकन प्रोडक्ट्स को सब्सिडाइज करते हैं पाकिस्तान में, तो अब आप, उससे ज्यादा मैं क्या कर रहा हूं? आप और मैं पैसे देते हैं कि उनका सामान सस्ता हो। सही, इसलिए हमारे आदतें खराब हो गए हैं ना। तो आई डोंट नो व्हाट यू, मैं इस किस्म के स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर को भी, लेट्स बी एब्सोल्युटली फेयर, वो भी एक्सपर्ट्स पे रिलाई करते हैं, इसलिए कि वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, सीख रहे हैं। आजकल स्टैटिस्टिक्स लेके कह रहे हैं मैंने ये किया और मैंने वो किया। अच्छा किया, वाकई किया तो अच्छा किया, मगर और मुझे तो उनका जो गरीबों के लिए जो कर रहे हैं और जो किया है उन्होंने, ही शुड बी वेरी प्राउड। और इन लोगों को शर्म आना चाहिए कि एक चीज, सबसे अच्छा चीज जो उन्होंने किया, फ्री हेल्थ कार्ड जो उन्होंने दिया है, उसको जो खत्म करना और खत्म। मैं तो समझता हूं कि आप दुश्मन है गरीबों के, और जो गरीब का दुश्मन है वो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानियों का दुश्मन होगा। आई एम सॉरी, बट व्हाट कैन आई से? ऐसी चीज कहना कि इसको खत्म करो इसलिए कि ये क्रेडिट ला रहा है, ये किस किस्म का मुल्क है? किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं? किस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन है जो लॉयल ऑपोजिशन पे चल रहा है? सही, मैं ब्रेक से वापस आके यहीं से आगे बढ़ूंगी। ज़फ़र इलाही साहब, जो आपने इमरान खान के हवाले से, उनकी पॉलिसी और उनके इक़दामात के हवाले से बात की है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इमरान खान साहब को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसहाक डार की वापसी किसी डील का नतीजा है। मगर इससे पहले, ब्रेक पर जाने से पहले, मैं एक और मामले के हवाले से तस्दीक भी कर दूँ, अपडेट भी दे दूँ अपने देखने वालों को कि ऑडियो लीक्स का जो इशू है उसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कल, आइंदा आने वाले कल में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। एक ब्रेक, वापस आएंगे, इसी से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और ये मकबूल जान साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि कप्तान के जहन में प्लान बन रहा है जिसका किसी को इल्म नहीं है, ये मेरा अब की बार आखिरी धरना होगा। हुकूमत पीछे पर हटने को तैयार नहीं है, तहरीक इंसाफ भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। खुदा न ख्वास्ता तसादुम के नतीजे में खून बहता है, इंसानी जान जाती है, तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिम्मेदार तो वही शख्स होगा कि जो इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठा हुआ है। अपोजिशन होती है, जुलूस निकालती है, जलसे निकालती है, हुकूमत रास्ता निकालती है, हुकूमत बताती है। आप कब कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार कौन होता है? वो होता है कि जो सड़कों पे आके एहतजाज कर रहा होता है, वो होता है जिसने लॉ एंड ऑर्डर कायम करना है, जिसके पास हुकूमती मशीनरी होती है। हुकूमती मशीनरी को रियलाइज हो जाना चाहिए कि ताकत का तवाज़ुन उनके हाथ में नहीं रह गया। अवामी ताकत का तवाज़ुन जब हाथ में ना रहे तो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी होती है। लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी के कंट्रोल की बात नहीं रह सकती। बस 1000 दफ़ा गिनती करके दिखाया है कि भाई यार आपके पास क्या है। अगर पूरे पाकिस्तान में इमरान खान धरनों की कॉल देता है, जुलूस की कॉल देता है, नहीं आता वहां पर, तो आप सोच सकते हैं कि 4,60,000 पुलिस वाले हैं, डिप्लॉयबल फोर्स 1,60,000 है टोटल। 1,60,000 भी अगर 200 जगहों पर अगर तकसीम कर जाए तो 5-7 सिपाही जाते हैं। आप पुलिस फेल हो जाती है, आप रेंजर्स को बुला लेते हैं। रेंजर्स आप पूरे पैरामिलिट्री पूरी लगा लेना, 5 लाख है, 1,70,000 के करीब तो नेशनल गार्ड हैं जिनको डंडा पकड़ने नहीं आता। मेरीन आप एजेंसी से नहीं निकालेंगे, आप ASF से नहीं निकालेंगे, ANF से नहीं निकालेंगे, आप FC से नहीं निकालेंगे, बलूचिस्तान खाली नहीं कर सकते। आप वहां से नहीं निकालेंगे, फ्रंटियर कस्टमरी से वजीरिस्तान खाली नहीं कर सकते। आपके पास रह जाते हैं 1,60,000 के करीब, 50,000 के करीब रेंजर्स। उसमें भी सिपाही आते हैं, उसमें भी 970 किलोमीटर आपका मेरा ख्याल सिंध का बॉर्डर है और 1200 किलोमीटर आपका पंजाब का बॉर्डर है। आप वहां की गार्ड खत्म है, आपके पास बचते हैं 10-15,000 रेंजर्स। आप कहाँ कंट्रोल करेंगे, किस किस को कंट्रोल करेंगे, कैसे कंट्रोल? इमरान खान को अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा है। हुकूमत ये किया करती है कि यार खून खराबे से बचने के लिए हल क्या है, रास्ता निकालो ताकि मसला। हुकूमत इस वक्त इस बात के ऊपर एडमेंट हुई है कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन कराएंगे तो बहुत बुरी तरह हारेंगे। अब उससे बचने के लिए वो खून खराबा चाहते हैं। आज अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाए, ये सारा खून खराबा खत्म हो जाता है। आज अगर कह दें जमहूरी मुल्कों में इलेक्शंस होते हैं, एक टेन्योर के अंदर 3-3 दफा इलेक्शंस हुए हैं, इंग्लैंड में भी हुए हैं, हमारे पड़ोस में इंडिया में 3-3 दफा हुए हैं। लेकिन उनका मकसद बुनियादी तौर पे यही है कि नहीं, हम कुछ भी हो जाए, हम इमरान खान के बगैर इलेक्शन चाहते हैं। और यही उनका मुतालबा था जो सुना है कि एक जमाने में माना गया था। और कहते हर बंदा अब तो मुंह फाड़ के कहता है। हमें तो कहा गया था कि इमरान खान अब नो मोर, आप आ जाएं, हमारे कहने पे पहुंच जाएं, हम आपको बदल के रख देंगे। अब यह है कि इमरान खान के बारे में इंतजामिया हो या इलेक्शन कमीशन विभाग 100 दफा सोच रहे हैं कि हम फैसला उसके खिलाफ कैसे करें, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं करना, पब्लिक एंगर और पब्लिक रायामा को इन्वाइट करना है। ये बहुत बड़ी बात है। सही है, ठीक है। लेकिन ज़फ़र राय साहब, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के लिए माहौल या पाकिस्तान के अंदर हालात इस वक्त साजगार हैं? और क्या मुल्की मुफाद के लिए खान साहब को असम्बली में वापस कुछ महीनों के लिए नहीं चले जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों जाएं वापस? किस असेंबली में वो जाएं वापस? उस असेंबली में जो ब्लैक वो नो कॉन्फिडेंस वोशन खरीदा फरोख्त और ब्लैकमेल से एक आदमी बैठ के सिंध हाउस में जाके ये काम किया है। और आप उस असेंबली में जाना चाहते हैं जिधर वो लोग जो जीते हुए हैं वो उधर हैं और तालियां बजा रहे थे जब ये सब हो रहा था। उनको इतनी पावर की जरूरत थी कि इस किस्म के गंदगी के साथ एक डेमोक्रेसी में वो पावर में आए और फिर भी उधर टिके हुए हैं, कह रहे हैं ये लीगली हुआ था। कोई इन्वेस्टिगेशन उस पर नहीं हुई है। जो सबको पता है पैसे गए थे, कितना गए थे, कौन लिया, क्या नहीं हुआ। और डेमोक्रेसी में इलेक्शन से डरना, डेमोक्रेसी में कोई हेजिटेशन होना इलेक्शन से, देन इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स अ शैमोक्रेसी, इट्स अ क्लेप्टोक्रेसी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। ये डेमोक्रेसी नहीं है। जो लोग इलेक्शन में नहीं चाहते इन अ डेमोक्रेसी, और 6 महीने और 8 महीने नहीं, हमारा टर्म, तुम्हारा टर्म नहीं है भाई, तुम्हारा टर्म लीगली नहीं आया, इलीगली आया है। अवाम को पूछो,
तो मेरे अपना ख्याल में उन पे वो कसूरवार होंगे और हर चीज जो हुआ बुरा उनके सर पे होगा, वो लोग जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इलेक्शंस नहीं। और फिर देखिए एक और चीज है, अभी ये इलेक्शन कमीशन जो है जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक इलेक्शन कमिश्नर है, उसका नाम है निसार दुरानी, जो इस वक्त प्रिंसिपल है लॉ कॉलेज हैदराबाद का। सही, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है भाई, मगर वो सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या एक मेंबर और गवर्नमेंट का सर्वेंट ईसीपी में ऑन बिहाफ ऑफ सिंध बैठ सकता है? किस बुनियाद, किस बेसिस पे? दुरुस्त, ठीक। सो व्हाट आई एम सेइंग इज ये सब चीजें हैं जो विचार रॉन्ग करो, गंध निकालो और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इलेक्शन करो और नतीजा मानो। बहुत शुक्रिया, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया। और या मकबूल जान साहब का और जफर हिलाली साहब का बेहद शुक्रिया। मेरे देखने वाले मुझे इजाजत दी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।